नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। इस शो में हम आपको बताते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं और साथ ही आज आपके राज्य के मुख्यमंत्री ने कौन सा बड़ा इवेंट किया जिसका सीधा सरोकार आपसे जुड़ता है। इस शो को दिखाने और बताने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है ताकि आप अपने मुख्यमंत्री के पूरे कार्यक्रमों के बारे में तमाम जानकारी रख पाएं और साथ ही आपके राज्य के आसपास दूसरे राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस शो के माध्यम से मिलती है। साथ ही देश में क्या कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया, उसकी भी पूरी जानकारी मिस्टर चीफ मिनिस्टर के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की, लेकिन शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई की डायमंड जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिलांग, पुणे, नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज नए कार्यालयों का शुभारंभ सीबीआई को काम करने में और मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सीबीआई की जांच की मांग के लिए तो आंदोलन तक किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि मामले को सीबीआई को दे दें। न्याय इंसाफ के ब्रांड के तौर पर सीबीआई का नाम सबकी जुबान पर है। जिन्होंने भी सीबीआई में योगदान दिया है वो बधाई के पात्र हैं। सीबीआई की डायमंड जुबली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुझे पता है कि जिन लोगों के खिलाफ आप कार्यवाही कर रहे हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं और सालों से सरकार और व्यवस्था का हिस्सा बने हुए हैं। कुछ राज्यों में आज भी वे सत्ता में है, लेकिन सीबीआई को अपने काम पर ध्यान देना है। किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक बार सुनिए आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। 8 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का संग्रह भी जारी किया गया है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। कुछ शहरों में सीबीआई का नया दफ्तर हो, ट्विटर हैंडल हो, अन्य व्यवस्थाएं जिनका आज शुभारंभ हुआ है, वो निश्चित रूप से सीबीआई को और सशक्त करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। सामान्य जन का ऐसा भरोसा जीतना कोई साधारण उपलब्धि नहीं। देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है।
आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, वो बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं, जो दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। 1 घंटे की इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के कई विषयों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी से इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 4 धाम यात्रा और आदि कैलाश आने का न्योता दिया है। धामी ने आगे कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के विकास से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति देने, परमिशन देने, हरिद्वार के काशी तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का भी आग्रह किया है। इसी के साथ उन्होंने जोशीमठ पुनर्वास योजना सहित अन्य कई परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री से बातचीत की। राज्य के हमारे कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, उनको यहाँ से भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति प्रदान होनी है। जैसे जमरानी बांध है, हल्द्वानी में लंबे समय से कभी बड़े एरिया को उसका पानी भी और आगे के संसाधनों के लिए जो है, पीने के लिए, सिंचाई के लिए तमाम प्रकार से उपयोगी होने वाला है। तो लंबे समय से रुका हुआ है, उसको कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी देनी है, उसके संबंध में मैंने अनुरोध किया है। और साथ ही देहरादून में सौंग डैम बनाने के लिए, और सौंग डैम भी जो है हमारा यहाँ प्रस्तावित है। इसी प्रकार से जल विद्युत की जो परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाओं जिन पर न तो सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक है, न ही गंगा बेसिन की रोक है, उनको भी मैंने कहा है कि राज्य को जो है उनको करने के लिए दे दिया जाए। जोशीमठ जो हमारा पुनर्वास होना है, उसके संबंध में भी मैंने उनसे लिया है। एक वंदे भारत एक्सप्रेस हरिद्वार से काशी तक के लिए, उस पर भी अनुरोध किया है। ऐसे अनेकों मुद्दे, प्रधानमंत्री आवास योजना पर जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य पूरा का पूरा उत्तराखंड राज्य को जो आवंटित होना है, अप्रैल माह में आवंटन उसका हो जाए, जिससे कि ये योजनाएं समय पर पूरी हों। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसमें हमारे यहाँ पर 3200 किलोमीटर और ऐसी सड़कें बननी, जिसमें से 400 से ज़्यादा बसावटें हैं जहाँ पर अभी सड़क नहीं पहुँच पाई है। तो उन सभी पर मैंने अनुरोध किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन। देखिए, होम स्टे इतने शानदार बने हुए हैं कि राज्य में आने वाले सभी हमारे पर्यटक हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, सैलानी हैं, वो सब होम स्टे में आकर रुकेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक जो उत्तराखंड है वो नए स्वरूप में दिखाई देगा। उत्तराखंड का जो मूल दर्शन है वो होम स्टे के माध्यम से आने वाले यात्रियों को, आने वाले मेहमानों को प्राप्त होगा। इसलिए मैंने स्वयं इसकी शुरुआत की है और लोगों से भी मैंने कहा, अनुरोध किया है कि होम स्टे में आए। 4 धाम यात्रा में लोग आएंगे, हमारी वहाँ पर पर्यटक आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, होम स्टे पर रुकेंगे तो उनको एक नया अनुभव प्राप्त होगा। और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिन्होंने सूरत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2019 के मानहानि मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर घबराहट है। जब राहुल गांधी संसद में अडानी के मुद्दे पर बोलते हैं तो राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है। इससे साफ है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने कहा कि हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हम सूरत में अपनी एकता दिखाने आए हैं, हम देश को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी के पोते और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के साथ आज कैसा व्यवहार किया जा रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि राहुल गांधी ने 2019 के मानहानि मामले में अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ
सूरत के सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है और मामले की सुनवाई अगले 13 अप्रैल को होगी। इस दौरान छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। साथ ही राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहीं और साथ ही दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी मौजूद थे। जो कुछ घटनाएं घटी है देश के अंदर, सूरत से शुरू हुई है, पर सूरत के पहले शुरू हो चुका था षड्यंत्र। जिस प्रकार षड्यंत्र किया गया जब से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुई और पूरे देश ने आशीर्वाद दिया राहुल गांधी जी को, और जो 4 मुद्दे थे उनके, वो मुद्दे ऐसे थे कि चाहे जिस यात्रा का मार्ग नहीं भी था, रास्ता नहीं था, तब भी उन राज्यों में भी महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, भाईचारा आपस के अंदर सभी जातियों में, धर्मों में, नॉन वायलेंस, और चौथा मुद्दा था गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। सरकार ऐसी घबरा गई है, तभी से षड्यंत्र शुरू हो गया। कुछ कारण नहीं है कि आप पार्लियामेंट मेंबर को, मैं भी 5 बार रहा हूँ पार्लियामेंट के अंदर, कि आप उनको माइक बंद कर दो, आप उनको माफी मांगो नारे लगा रहा विपक्ष की बजाय सत्ता पक्ष, और डिस्टर्ब कर रहा उसको कौन? सत्ता पक्ष। ये भी अनहोनी थी। फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे हाउस के अंदर, एक कायदा होता है, नियम होता है कि अगर आपके आरोप लगा है तो वापस जवाब देने का आपको टाइम मिलेगा। उसके लिए राहुल गांधी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा के स्पीकर साहब पर गए, वो उन्होंने परवाह नहीं करी क्योंकि वो दबाव में है। सारी संस्था जो दबाव में है देश के अंदर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का तो तांडव है देश के अंदर। गुजराती सब जगह जहाँ उनको इशारा होता है, जहाँ चुनाव होते पहले ईडी पहुंचते, फिर पहुंचते मोदी जी और अमित शाह जी। तो ये जो चल रहा है, फिर जुडिशरी पे जो दबाव है, चुनाव आयोग पे दबाव है, उसी प्रकार से लोकसभा स्पीकर दबाव रखता है। वो तो हमारे राजस्थान के ही हैं। हमें दुख हुआ कि राजस्थान का मेंबर पार्लियामेंट, जिनको एक मौका मिला लोकसभा स्पीकर बनने का, स्पीकर बनने के बाद में वो निष्पक्ष होके व्यवहार करे लोकसभा के अंदर। इसकी बजाय अगर आप बोलने नहीं दिया उनको, और फिर आप देख ही लिया कि जिस प्रकार ये केस चल रहा था 4 साल पहले का, उसको आपने हाईकोर्ट रोक लगवाई, और हाईकोर्ट की रोक के बाद में हाईकोर्ट रोक खुलवाई जब आपको शूट किया, और फिर 1 महीने के अंदर फैसला हो गया। तो राहुल गांधी ने ये कहा है कि मैं कोई हाउस में रहूं या नहीं रहूं, मैं कोई घबराने वाला नहीं हूं, मैं देश की आवाज बन के अपनी बात कहता रहूंगा। मैसेज ये है कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो कुछ देश में हो रहा है, देश को बचाने के लिए, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी अपनी, पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए, पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित कैसे करें। और राहुल गांधी का पिता, उनके पिताजी राजीव गांधी शहीद हो गए, उनकी दादी शहीद हो गई, उनके पोते को, उनके बेटे को आप जिस रूप में ट्रीट कर रहे हो, ये देश देख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी गुजरात के सूरत पहुंचे। सूरत जाने से पहले मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जब परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो तमाम परिवार के लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, और ये वक्त कांग्रेस की एकजुट होने का है, एक साथ खड़े होने का है। हम एक साथ खड़े हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे नेता को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी जानबूझकर मुद्दा क्रिएट कर रही है, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम सूरत क्यों जा रहे हैं? बता दें कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र छोड़कर दिल्ली और वहां से सूरत गए। हिमाचल में मौजूदा समय में बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार को सत्र का 13वां दिन है। आज़ादी के बाद कोई ऐसा मुझे केस बता दीजिए जिसमें 2 साल की सज़ा हो। जुडिशरी पर कोई दबाव ना डाल सकता है। कानून अपना काम करता है और कानून के आधार पर न्यायालय फैसले करते हैं। जो कानून होता है उसी के आधार पर करते हैं। हम सूरत एक पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं हमारी,
और हमारी कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसका सबसे बड़े नेता कोई है तो राहुल गांधी जी है। तो राहुल गांधी जी के साथ जाने में कोई बुराई थोड़ी है। हम कौनी की पार्टी के जीती और उनके मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार की बात कहना कि न्यायालय पर दबाव डालना गलत है, ये अच्छा नहीं लगता। साथ खड़ा होने में कोई हर्ज होता है? परिवार में जब कोई ऐसी बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य साथ खड़े होते हैं ना। तो हम परिवार के सदस्य या लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के अगर लोग जाते तो उसमें हर्ज क्या है। और अब बात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, जिन्होंने बीजेपी की तरफ से वीडियो जारी करके कहा कि एक वीडियो जारी पर उन्होंने कहा जिसमें कांग्रेस के 70 साल का भ्रष्टाचार बताया गया है। इन्होंने बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के समय को भी जोड़ लिया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 1952 से 2022 तक 70 साल होता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, जनता दल, बीजेपी, जेडीएस सरकार अपने 8 साल को भी जोड़ लिया। क्या वो अपना हिसाब भी बता रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने पूछा कि आखिर छत्तीसगढ़ में ईडी नान घोटाले और चीट फंड पर कब जांच होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो ईडी के डायरेक्टर ने सरकार को जो चिट्ठी लिखी है उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत की है। नान घोटाले मामले में ईडी में रजिस्टर्ड है, लेकिन सीएम सर और सीएम मैडम कौन है ये कब बताया जाएगा। आजकल एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। मतलब बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़े 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं हैं, चंद्रशेखर भी नहीं हैं और बीपी सिंह भी नहीं है, कोई राजा भी नहीं है। मैं तो सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा हूँ कि 50 छापे डाल दिए 1 महीने में, क्या क्या पाया वो तो बताएं। और ईडी है लगभग 1 साल से जांच कर रही है ना। और अरुण साव ने ये भी पूछा है, हमारे 2 अधिकारी हैं, उसके बारे में भी सवाल पूछा है और ईडी पूरी जांच कर ली। मतलब देश का सबसे कड़ा कानून है, उसके तहत जांच किए। क्या पाया? और जब वो कुछ नहीं पाए तब राज्य सरकार को दे दिए, आप जांच करो। क्यों देंगे? कुछ मिला होता तो देने का सवाल नहीं उठता। दे दिए, हमने जांच का आदेश भी किया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जो ईडी डायरेक्टर ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा है उसके आधार पर हमने जांच की शुरुआत कर दी। लेकिन हमने जो चिट्ठी लिखा है चिट फंड घोटाले का, हमने कहा है नान घोटाले का, नान में तो रजिस्टर्ड है ईडी में, वो सीएम सर और सीएम मैडम कब बताएंगे, उसके यहाँ जांच में कब जाएंगे। और ये चिट फंड घोटाले में जो लोग शामिल थे और जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित करके, रोजगार मेला आयोजित करके जिनको प्रमाण पत्र बांटे, उसके यहाँ जांच करने कब जाएंगे।
तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने पंजाब में योग को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री की योगशाला कार्यक्रम 4 शहरों में शुरू होगा। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को योग की क्लासेस फ्री में दी जाएंगी। पंजाब सरकार ने योग की क्लास का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमृतसर, लुधियाना, फगवाड़ा, पटियाला को चुना है। मुख्यमंत्री मान ने एक वीडियो संदेश में कहा कि योग हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारे देश की विरासत का हिस्सा है, लेकिन आजकल हम इसे भूल रहे हैं। योगा हमारे देश की परंपरा है। योगा हमारे विरासत का एक हिस्सा है जिसको पूरी दुनिया आजकल अपना रही है, लेकिन हमारी बिजी लाइफ से योगा गायब होता जा रहा है। मैं भी योगा करता हूं सुबह सुबह, बहुत फायदा होता है। हम ध्यान और योगा जो है उसको दोबारा रिवाइव करना चाहते हैं। हम पंजाब में योगा की एक लहर शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए पंजाब सरकार शुरू कर रही है सीएम की योगशाला। अगर आप 4 शहरों में, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और फगवाड़ा में आप योगा सीखना चाहते हो, अपने मोहल्ले के आसपास के किसी पार्क में या योगा करना चाहते हो, तो आपको सिखलाई युक्त वेल ट्रेन्ड जो इंस्ट्रक्टर हैं वो पंजाब सरकार की तरफ से मुफ्त में भेजे जाएंगे, ताकि आप योगा और ध्यान की परंपरा को अपने जीवन में अपनाकर बहुत सी बीमारियों से निजात अपने आप को दिलवा सके। तो बड़ी जल्दी ही पंजाब के हर मोहल्ले में लगेंगी योगा की क्लासें और पंजाब के हर मोहल्ले में होगी सीएम की योगशाला। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ, और देखना ना भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर।